हेलो एवरीवन, ट्रू आईएएस में आप सभी का स्वागत है। डेट है आज की 24 मार्च 2021 और स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर सीरीज़ में, जिसको हम लोग एमसीक्यूज़ की मदद से रिवाइज करेंगे। इन सभी एग्ज़ाम्स, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इनमें आपकी हेल्प होगी इन करंट अफेयर्स को फॉलो कर। तो चलिए हम लोग अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन का हमारा सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़ 2020-2021 के बारे में है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कौन सी क्रिकेट टीम ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़ 2020-2021 का खिताब जीता है। वीडियो को आप पॉज करिए और आंसर सोचिए। आई होप आपने अभी तक आंसर सोच लिया होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, यानी इंडिया लेजेंड्स ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़ 2020-2021 को जीता है। तो ये रही आपकी स्क्रीन पे इंडिया लेजेंड्स की टीम की तस्वीर। इन्होंने ही रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़ को जीता 2020-2021 का ये जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की अगर हम लोग बात करें इस आर्टिकल में, तो हुआ क्या, 21 मार्च 2021 को इंडिया लेजेंड्स ने, जैसा कि हमने डिस्कस करा, ये खिताब जीता। किसको हराकर? श्रीलंका लेजेंड्स को। ठीक है। और टूर्नामेंट का नाम क्या था? 2020-2021 रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़। ठीक है। इंडिया लेजेंड्स ने श्रीलंका लेजेंड्स को हराया था। टोटल 6 देशों की क्रिकेट टीम ने इस सीरीज़ में पार्टिसिपेट करा था। इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया ने, और जीता इसको इंडिया लेजेंड्स ने। इंडिया की तरफ से यूसुफ पठान को इस सीरीज़ में प्लेयर ऑफ द मैच का टाइटल मिला। और श्रीलंका के ये एक प्लेयर हैं जिनका नाम है तिलक्का रत्ने दिलशान, इनको इस सीरीज़ का प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड मिला। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यूसुफ पठान को नवाजा गया प्लेयर ऑफ द मैच से इस सीरीज़ के अंदर, जबकि तिलक्का रत्ने दिलशान, जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, इनको नवाजा गया प्लेयर ऑफ द सीरीज़ के टाइटल से। सीरीज़ कौन सी थी? ये 2020-2021 की होने वाली रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। दूसरा आर्टिकल हमारा एक कैंपेन से रिलेटेड है जिसका नाम है कैच द रेन कैंपेन। क्वेश्चन देख लीजिए आप सबसे पहले। ये क्वेश्चन एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट्स हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट ये कहती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैच द रेन कैंपेन को लॉन्च करा 22 मार्च 2021 को। दूसरा, कैच द रेन कैंपेन इसलिए लॉन्च करा गया ये कैंपेन ताकि जो बारिश का पानी है, रेन वाटर जो है, उसको एफिशिएंटली मैनेज करा जाए। किसकी मदद से? पब्लिक पार्टिसिपेशन की मदद से। ठीक है। मतलब जनता का योगदान होना चाहिए। बारिश का पानी ताकि वेस्ट ना हो, उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करा जा सके। तो वीडियो को पॉज करके आप सोचिए कौन सी स्टेटमेंट इसमें ठीक होगी इस क्वेश्चन के अंदर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, यानी दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर सही हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की अगर हम लोग बात करें, देखो 22 मार्च का जो दिन है वो वर्ल्ड वाटर डे के रूप में सेलिब्रेट करा जाता है। इसी वर्ल्ड वाटर डे के मौके पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कैच द रेन कैंपेन को लॉन्च करा, यानी 22 मार्च 2021 को, जिस दिन वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करा गया, उसी दिन कैच द रेन कैंपेन को लॉन्च करा गया हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो बाकी बातें तो देखो इस आर्टिकल के अंदर जर्नल हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्राइम मिनिस्टर ने 22 मार्च के दिन वर्ल्ड वाटर डे जिस दिन सेलिब्रेट करा जाता है, उस दिन इस कैंपेन को लॉन्च करा। कैंपेन का पूरा नाम एक बार आप देख लीजिए, जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन। ये कैंपेन जो है इसलिए लॉन्च करा गया है ताकि जनता के अंदर जागरूकता, अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके, ताकि किस तरीके से वो बारिश के पानी को स्टोर करके रख सकते हैं। और इसके लिए सरकार ने ये बोला है कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं और डैम्स जो हैं, उनके स्ट्रक्चर को चेक करा जा सके ताकि डैम किसी भी प्रकार से लीक ना हो। अगर वो लीक होंगी तो पानी बहेगा, आसपास के एरियाज़ में फ्लडिंग होगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली पानी वेस्ट होगा। तो पानी की वेस्टेज को रोकने के लिए, जो पानी को स्टोर करके रखने के लिए जो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे देश में, जैसे डैम है या फिर कोई दूसरी रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हैं, उनके स्ट्रक्चर को, उनके बनावट को एक बारी क्रॉस चेक करना और
अगर उनमें किसी भी तरह के लूप होल्स हैं, कुछ कमियां हैं, तो उस गैप को, उन लूप होल्स को फुलफिल करना। दूसरा मकसद इस कैंपेन का ये है, लोगों के अंदर इस प्रकार की हैबिट्स को डेवलप करना ताकि जनता को ये बताया जा सके, सिटीजन्स को ये बताया जा सके कि किस प्रकार से रेन वाटर जो है वो इम्पोर्टेंट होता है और रेन वाटर को उनको इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करना चाहिए, स्टोर करके रखना चाहिए, ताकि ग्राउंड वाटर जो अंडरग्राउंड वाटर है उस पर प्रेशर कम करा जा सके, क्योंकि ग्राउंड वाटर सिस्टम जो रिचार्ज होता है वो बारिश के पानी से ही होता है। लेकिन जनता में जागरूकता की कमी होने की वजह से अंधाधुंध जनता, आप जानते होंगे, रूरल एरियाज़ में हैंडपम्प का इस्तेमाल करना, ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल करना खेतों के आसपास, या फिर शहरों में जो बोरिंग वेल्स बनाई जाती हैं, या फिर कुएं के पानी को क्या कहते हैं पॉल्यूट करना, इन सब चीज़ों की वजह से जो अंडरग्राउंड सिस्टम जो है, या फिर फैक्ट्रीज़ की वजह से जो वेस्ट वाटर निकलता है, अंडरग्राउंड सिस्टम या फिर अंडरग्राउंड जो वाटर होता है उसकी वजह से उसमें क्या होता है, पॉल्यूशन आता है, जो कि अल्टीमेटली ह्यूमन हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो इन सब हैबिट्स को अगर जनता अपनाए कि किस तरीके से बारिश के पानी को इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज करके रखा जा सकता है, तो इसकी वजह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है हमारे देश का स्ट्रॉन्ग बनेगा। इस कैंपेन को दोनों जगह पर, यानी गांव में और शहरों में लॉन्च करा जाएगा। ये जो टाइम पीरियड है इस कैंपेन का, ये चलेगा 22 मार्च से लेकर 30 नवंबर तक, यानी प्री मानसून और मानसून पीरियड तक। मतलब 22 मार्च से 30 नवंबर के बीच में मानसून स्टार्ट होने से पहले, और जिस टाइम पे मानसून चल रहा होगा, जैसे जून जुलाई मई, अप्रैल में जून जुलाई जब मानसून चलता है, और उससे पहले ही मार्च में जब मानसून स्टार्ट होने वाला है, तो प्री मानसून मतलब मानसून स्टार्ट होने से पहले और मानसून पीरियड के टाइम पर काफ़ी लंबा पीरियड इसका डिसाइड करा गया है, जो कि है 22 मार्च से लेकर 30 नवंबर तक। ये कैच द रेन कैंपेन को चलाया जाएगा हमारे देश में। प्रधानमंत्री जी ने ये भी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बोली है कि इस साल जब तक मॉनसून नहीं आता हमारे देश के अंदर, तो सरकार ने ये दावा करा है कि एमजी नरेगा का, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 100 दिन के लिए रूरल एरियाज़ में वर्करों को रोज़गार प्रोवाइड करता है, इसका हर 1 रुपया रेन वाटर कंजर्वेशन पे खर्च करा जाएगा सरकार की तरफ से। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसमें एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। एमजी नरेगा का ऑलमोस्ट हर 1 रुपया सरकार ने बोला है, जो भी एक्स्ट्रा होगा या कुछ भी बचेगा वो अनयूटिलाइज नहीं रहेगा। इस साल सरकार ने बोला है रेन वाटर, बारिश के पानी को कंजर्व करने के लिए सरकार एमजी नरेगा से जो भी फंड होता है, जो अच्छी प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाता, जो कि पैसा हर साल बच जाता है, सरकार इस साल उसे रेन वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम के लिए यूटिलाइज करेगी। कब तक? जब तक मॉनसून नहीं आता। तो इस तरीके से हमने डिस्कस करा कैच द रेन कैंपेन के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारा अगला आर्टिकल इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के बारे में है। क्वेश्चन ये है, सिंपल क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट को किस दिन ऑब्जर्व करा जाता है। तो आंसर आप सोचिए वीडियो को पॉज करके। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, यानी 21 मार्च का जो दिन है वो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के रूप में ऑब्जर्व करा जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये डेट ही याद रखना कि 21 मार्च को सेलिब्रेट करा जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। जर्नल एस्पेक्ट्स लिखे हुए हैं कुछ इस टॉपिक की डिस्कशन में। वो क्या है? इस दिन का मकसद ये है, ये दिन मनाया क्यों जाता है, ताकि जनता के अंदर एक प्रकार की जागरूकता को पैदा करा जा सके, ताकि जनता ये समझे कि फॉरेस्ट यानी जंगलों का किस प्रकार से रोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, और क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उस क्लाइमेट चेंज को रोकने में जो जंगल हैं, जो फॉरेस्ट हैं, वो किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन की। 2021 का इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे का जो थीम था वो ये था, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। थीम काफ़ी पूछी जाती हैं अलग अलग पीएससीज में, जैसे यूपी और एमपी पीएससीज में थीम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत एग्जामिनर को इंटरेस्ट करते हैं। तो आप ये थीम याद रखना कि 2021 इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की थीम थी फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। ये जो दिन था इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, इसको 2012 से मनाया जा रहा है लगातार, और ये दिन की घोषणा करी थी, मतलब कि 21 मार्च का दिन जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के रूप में मनाया जाएगा। इस चीज़ की घोषणा करी गई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, ताकि जनता में या फिर
पूरे दुनिया में दुनिया में अलग अलग कंट्रीज में रहने वाले लोगों में जागरूकता पैदा करी जा सके हर एक प्रकार के फॉरेस्ट की, अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट और उनके टाइप्स की। अब 2 बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना आप उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूपीएससी में भी स्टेटमेंट बन सकती है इसके ऊपर। देखो, एक ना फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है जो हर 2 साल में हमारे देश में पब्लिश होती है। ये 2019 की रिपोर्ट है, अब 2021 में पब्लिश होगी, और 2019 से पहले कब पब्लिश हुई होगी? ये 2017 में, क्योंकि हर 2 साल में ये रिपोर्ट पब्लिश होती है, फॉरेस्ट रिपोर्ट। कहते क्या है प्रॉपरली इसको? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ISFR, ठीक है, 2019 की लेटेस्ट रिपोर्ट है, 21 की अभी पब्लिश नहीं हुई है। तो 2019 की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर मान लो कि हमारे देश में जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है वो 100% है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है, जो अगर मान लो 100% है, तो 21.67% जो जोग्राफिकल एरिया है वो जंगलों से घिरा हुआ है। मतलब हमारे देश में जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो हमारे देश के टोटल जोग्राफिकल एरिया का 21.67% है। दूसरे वे में भी इसको आप कह सकते हो आराम से कि हमारे देश में टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, अगर कोई हमसे पूछे तो वो है 21.67%। अगर इस टोटल फॉरेस्ट कवर में, जंगलों में, अगर आप ट्री कवर भी जोड़ दो, ठीक है, टोटल फॉरेस्ट कवर जो था वो कितना था? 21.67%। अगर आप इसमें ट्री कवर को भी जोड़ दो, ठीक है, मतलब अलग अलग प्रकार, एक तो जंगल हो गए और पेड़ जंगलों के अलावा भी तो होते हैं अलग अलग जगह पर, ठीक है, तो अगर आप हर प्रकार के ट्री कवर को अगर जोड़ दो और जंगलों को जोड़ दो, फिर हमारा टोटल जो जोग्राफिकल एरिया होता है वो होता है 24.56%। तो ये 2 फैक्ट आप इंपॉर्टेंट याद रखना कि फॉरेस्ट एरिया टोटल हमारे देश का है 21.67%। अगर आप उसमें ट्री कवर को भी जोड़ दो तो हमारा फिर टोटल जोग्राफिकल एरिया जो पेड़ पौधों से पूरा घिरा हुआ जितना हमारे देश का टोटल एरिया है वो बन जाता है 24.56%। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये दोनों, 24.56 और 21.67%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है आपके जो फॉरेस्ट एग्ज़ाम्स होते हैं उसके और जो सिविल सर्विसेज के जो प्री जो कंबाइंड होते हैं उसमें इस प्रकार के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने कवर करा इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के बारे में आर्टिकल और क्वेश्चन देखा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ के बारे में है। क्वेश्चन ये है, हाल ही में होने वाली 2021 की इंडिया इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज़ थी जिसमें 4 टेस्ट मैचेस हुए, उसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड से किसको नवाजा गया? तो वीडियो को पॉज कीजिए और सही आंसर सोचिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, यानी रविचंद्र अश्विन को प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड मिला इस इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ में जो कि 2021 में हुई और जिसमें इंडिया और इंग्लैंड की तरफ से 4 टेस्ट मैचेस खेले गए। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की अगर हम लोग बात करें, इंडिया ने 4 टेस्ट मैच सीरीज़ ये जो चली जिसमें 4 टेस्ट मैचेस खेले गए, 3 इंडिया ने जीते, 1 इंग्लैंड ने जीता। ये जो सीरीज़ चली थी 5 फरवरी और 8 मार्च को हुई थी चेन्नई और अहमदाबाद के अंदर। इस टूर्नामेंट में क्या हुआ, जब ये इंडिया ये वाली टेस्ट सीरीज़ का खिताब जीता, जब इंडिया ने इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ जो चली, तो अपनी ज़मीन पर, अपनी धरती पर, मतलब इंडिया में होने वाले सारे टेस्ट सीरीज़ में इंडिया की ये 13वीं जीत थी। मतलब 13th टाइम ऐसा हुआ कि इंडिया ने ऐसे टेस्ट सीरीज़ के टूर्नामेंट को जीता जो कि हिंदुस्तान में खेले गए हों। जैसा कि ये चेन्नई और अहमदाबाद में खेले गए थे, तो ऐसा 13वीं बार हुआ जब इंडिया ने अपने होमलैंड पर होने वाले टेस्ट सीरीज़ का खिताब जीता हो। इस सीरीज़ में इंडिया के विकेट कीपर ऋषभ पंत को प्लेयर ऑफ द मैच का टाइटल से नवाजा गया, जबकि रविचंद्र अश्विन को, जो कि इंडिया के ऑफ स्पिनर हैं, इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज़ के टाइटल से नवाजा गया। याद रखना, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रविचंद्र अश्विन को मिला, प्लेयर ऑफ द मैच ऋषभ पंत को मिला। इस सीरीज़ के दौरान जब तीसरा मैच चल रहा था तो एक इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है कि रविचंद्र अश्विन की तो बल्ले बल्ले हो गई। कैसे? ये ऐसे चौथे इंडियन बॉलर बन गए और 16th प्लेयर बन गए जिन्होंने अभी तक 400 टेस्ट विकेट जो ले चुके हैं। ठीक है, इस जीत के बाद इंडिया जो है अब वो पहुंच गया है फाइनल्स में, किसके? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। और ये ऐसा पहली बार हुआ है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ऐसा पहली बार हुआ है
कि जब इस टेस्ट सीरीज़ को इंडिया अब जीत गया है तो इंडिया पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंच गया है, ठीक है। और इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का अब ये जो मैच होगा ये होगा 18 से 22 जून तक होगा। कहाँ होगा? इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन में होगा ये। और अब इंडिया का जो मैच होगा वो होगा इस फाइनल में पहुंचने के बाद न्यूजीलैंड के साथ। कब होगा? जून में होगा, 18 से 22 जून तक। और ये ऐसा पहली बार हुआ है जब इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंचा हो। तो ये हमारी छोटी सी इंफॉर्मेशन थी इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। डिस्कशन का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, स्टीपल रन चेज इवेंट में एक हमारे हिंदुस्तानी प्लेयर ने नया नेशनल रिकॉर्ड कायम करा है, उसके बारे में है। आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सबसे पहले कि स्टीपल रन चेज क्या होता है। देखो, रनर्स आपको पता है नॉर्मली ट्रैक पर भागते हैं, ठीक है, वो होती है नॉर्मल रनिंग इवेंट। लेकिन जब इस प्रकार के आप जो स्क्रीन पर बैरियर्स देख रहे हो ना, जब ये इस प्रकार के कुछ बैरियर्स रख दिए जाते हैं और इनसे रनर भागता हुआ आया, फिर उनको इन बैरियर को क्रॉस करना है, फिर वो आगे बढ़ा, फिर वो अगले बैरियर्स रखे हुए। तो इस प्रकार के रनिंग इवेंट को हम लोग कहते हैं स्टीपल रन चेज। तो क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आपके ये है कि कौन से ऐसे इंडियन एथलीट ने नया नेशनल रिकॉर्ड कायम करा है मर्दों की होने वाली 3000 मीटर की स्टीपल रन चेज इवेंट में। तो वीडियो को पॉज करके आंसर सोचिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, यानी इंडियन एथलीट जो हैं अविनाश साबले, इन्होंने ये नया रिकॉर्ड कायम करा है मेंस 3000 मीटर स्टीपल चेस इवेंट में। तो ये हैं अविनाश साबले, महाराष्ट्र से ये बिलोंग करते हैं। इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है 8 मिनट 20.20 सेकंड का। और इन्होंने अपना ये जो रिकॉर्ड बनाया है, ये अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने पुराना तोड़ा है। लास्ट टाइम इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था 8 मिनट 21 सेकंड का, जो कि इन्होंने बनाया था 2019 में। और इस बारी इन्होंने अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा 8 मिनट 20 सेकंड को कायम कर। तो ये देखिए, इंडियन एथलीट अविनाश साबले ने एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया मेंस 3000 स्टीपल चेस इवेंट में। टाइमिंग जैसे कि मैंने आपको बताई 8 मिनट 20 सेकंड। पुराना इनका 2019 का जो रिकॉर्ड था वो था 8 मिनट 21 सेकंड, ठीक है। और ये जो नया रिकॉर्ड कायम करा गया, तो एक चैंपियनशिप चल रही थी जिसका नाम है फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जो कि कहाँ चल रही थी? पटियाला में चल रही थी। उस दौरान इन्होंने ये नया रिकॉर्ड कायम करा। अगर कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात करें तो महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं ये। 26 साल के आर्मी पर्सन है ये, ठीक है। ये करंटली अभी आर्मी में सर्व कर रहे हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्होंने अपने करियर में ऐसा ये 5वीं बार हुआ है जब नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ा हो, ठीक है। 5th टाइम इन्होंने लगातार नेशनल रिकॉर्ड जो बने हैं स्टीपल रन चेज इवेंट में, मेंस मर्दों की 3000 मीटर की रेस में, उसको 5वीं बार तोड़ा है। इन्होंने इससे पहले अपनी प्लेस सिक्योर करी थी 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में। किसमें? सिमिलर इवेंट था टोक्यो ओलंपिक्स में भी, मेंस 3000 मीटर स्टीपल रन चेस। वहाँ पर इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में अपनी प्लेस सिक्योर करी थी। और उसके अलावा ये 2019 की वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब इन्होंने इसी वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जो कि हुई थी दोहा के अंदर, ठीक है, वहाँ पर इन्होंने ये देखो आप 8 मिनट 21 सेकंड का रिकॉर्ड बनाया था 2019 में होने वाली चैंपियनशिप में। और अब की बार ये जो फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप जो कि पटियाला में हुई है, इन्होंने अपना रिकॉर्ड पुराना वाला तोड़ दिया 8 मिनट 20 सेकंड का बनाकर। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारा अगला आर्टिकल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF के नए डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन भी यही है आपका कि किस पर्सन को अभी हाल ही में नया डायरेक्टर जनरल अपॉइंट करा गया है CRPF का। तो इसका सही आंसर है आंसर सी, यानी कुलदीप सिंह को नया डायरेक्टर अपॉइंट करा गया है CRPF का। ये हैं कुलदीप सिंह जी। कब तक इनको अपॉइंट करा गया है, यानी इनका टेन्योर क्या है? तो इनको CRPF का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट करा गया है 30 सितंबर 2022 तक। ये 1986 बैच के एक IPS ऑफिसर है, वेस्ट बंगाल कैडर से बिलोंग करते हैं। प्रेजेंटली ये स्पेशल डायरेक्टर जनरल थे अभी CRPF के, और अब क्या बन गए हैं? ये डायरेक्टर जनरल बन गए हैं।
इनसे जो पहले डायरेक्टर जनरल थे, मतलब जिनको कुलदीप सिंह जी ने जिनको रिप्लेस करा है, उनका नाम है एपी महेश्वरी। ठीक है, एपी महेश्वरी को रिप्लेस कर कर अब जो सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं वो हैं कुलदीप सिंह। ये, हाँ एक बात और, ये फालतू की इन्फॉर्मेशन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज लिखी होती है तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कब तक रहेंगे, कौन से बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, प्रेजेंटली अभी क्या थे। ये बकवास चीज़ें हैं। क्वेश्चन आएगा तो वो एक ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि किसको अपॉइंट करा गया नया डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ का। तो ये तो है कुलदीप सिंह, और जिनको ये रिप्लेस करेंगे, मतलब जो अभी तक सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल थे, ये हैं एपी महेश्वरी। इनको रिप्लेस करके अब बनेंगे कुलदीप सिंह। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल स्टॉप टीबी पार्टनरशिप से रिलेटेड है। क्वेश्चन देखिए ये है कि हाल ही में एक ये जो इंटरनेशनल बॉडी है स्टॉप टीबी पार्टनरशिप, इसका जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स या फिर जो भी डायरेक्टर जनरल है, उसमें किसको एज अ चेयरमैन नियुक्त करा गया है इंडिया की तरफ से। ठीक है, इस स्टॉप टीबी पार्टनरशिप, ये जो बोर्ड है ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, लेकिन इस इंटरनेशनल बॉडी में एक हिंदुस्तानी को नियुक्त करा गया है एज अ चेयरमैन। तो आपको बताना है वो कौन है। लॉजिकल बेसिस पे आप इस क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं कि जैसे ये टीबी जो है, टीबी क्या होता है, टीबी एक बीमारी होती है जिसको हम लोग कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस। अब ये एक हेल्थ रिलेटेड बॉडी है। इस हेल्थ रिलेटेड बॉडी में ऑब्वियसली बात है, इंडिया से अगर कोई भी पर्सन एज अ चेयरमैन बनने जा रहा है, जो कि सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है किसी भी बॉडी में, तो वो एक हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट से ही तो जुड़ा होना चाहिए। तो अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वो इंडिया में हेल्थ रिलेटेड एक मिनिस्टर है, तो आप इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हो और सही आंसर तक पहुंचा जा सकता है। तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसका सही आंसर है बी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी को अपॉइंट करा गया है इस इंटरनेशनल बॉडी में स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन के तौर पर। तो कुछ एस्पेक्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। 18 मार्च 2021 को डॉक्टर हर्षवर्धन जी को, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के, इनको अपॉइंट करा गया चेयरमैन के तौर पर एक इंटरनेशनल बॉडी में जिसका नाम है स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड। इनको इसलिए अपॉइंट करा गया क्योंकि इस बोर्ड ने ये रिकॉग्नाइज करा कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी का आउटस्टैंडिंग और रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन है किसको, ट्यूबरक्लोसिस को इंडिया से इरेडिकेट करने में 2025 तक। मतलब डॉक्टर हर्षवर्धन जी बहुत डेडिकेटेड होकर इस चीज़ पर काम कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि कैसे भी करके 2025 तक टीबी को कंप्लीट तरीके से इंडिया से एलिमिनेट करा जा सके। ये जो हैं 3 साल तक सर्व करेंगे इस बोर्ड में एज अ चेयरपर्सन, और ये अपनी चेयरमैनशिप संभालेंगे इस साल के जुलाई महीने से। थोड़ी सी बात हम लोग इस बोर्ड के बारे में भी कर लेते हैं। ये जो स्टॉप टीबी पार्टनरशिप, ये जो कैंपेनिंग है, ये जो बोर्ड है, ये एक यूनिक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि अलग अलग एक्टर्स को, मतलब अलग अलग फेमस पर्सनैलिटीज़ को, या फिर जो टीबी को एंड करने की दिशा में जो काम करना चाहते हैं, या फिर जो फेमस फेसेस हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जो फेमस चेहरे हैं, उनको इस बोर्ड में शामिल करने का ये काम करता है ये कैंपेन स्टॉप टीबी पार्टनरशिप। किस लिए? टीबी से लड़ा जा सके ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। दूसरी बात, इस बोर्ड को स्टैब्लिश करा गया था साल 2000 में, और जैसा कि नाम से ही जाहिर है तो एम तो ऑब्वियसली बात यही है कि दुनिया को टीबी फ्री बनाना। एक टीबी फ्री वर्ल्ड का सपना देखा है इस बोर्ड ने, और उसके लिए अलग अलग स्टेक होल्डर्स को, एक्टर्स को, अभी एक्टर्स जो है ना ये कोई भी हो सकते हैं। मतलब आपके दिमाग में अगर ये आ रहा है कि ये बॉलीवुड, हॉलीवुड या फिर कोई एक्टर्स हैं, तो ये वो वाले एक्टर्स भी हो सकते हैं। ये फेमस पर्सनैलिटीज़ भी हो सकती हैं कि अलग अलग कंट्रीज़ के जो पीएम हो गए, कोई यूनियन मिनिस्टर्स हो गए, या फिर फेमस हेल्थ एक्सपर्ट्स हो गए जो काम करना चाहते हैं टीबी को ख़त्म करने की दिशा में। तो उन सबको ये मौका देता है कि वो लोग अपने बोर्ड में आएँ, अपने अपने रीजन्स, अपनी अपनी कंट्री में लोगों में, जनता के अंदर जागरूकता फैलाएं कि किस प्रकार से आपको टीबी से सावधानी बरतनी है और किस प्रकार से हमें दुनिया को टीबी फ्री बनाना है। ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल था कि टीबी, वो स्टॉप टीबी पार्टनरशिप जो कैंपेनिंग है उसका हाल ही में चेयरपर्सन इंडिया से कौन नियुक्त करा गया है, तो उसका आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन जी। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मिशन ग्रामोदय से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में अभी कौन से राज्य ने
ग्रामोदय मिशन या फिर मिशन ग्रामोदय को लॉन्च करा? तो इसका सही आंसर है ए। मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में इस ग्रामोदय मिशन को लॉन्च करा। तो 19 मार्च 2021 को मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनके साथ मिलकर इस मिशन ग्रामोदय को लॉन्च करा मध्य प्रदेश में। अगर हम लोग एम की बात करें कि इसका मकसद क्या है मिशन ग्रामोदय का, तो देखो नाम से ही जैसा जाहिर है, हमें जो पिछड़े इलाके हैं गांव में, स्पेशली गांव या फिर गांव वाले जो इलाके हैं जहां पर कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो ऐसे इलाकों की मध्य प्रदेश में पहले तो आइडेंटिफिकेशन होगी, फिर उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम करा जाएगा। तो क्या क्या काम करा जाएगा वहाँ पर? देखो, घर बनाने की फैसिलिटीज़ को इनकरेज करा जाएगा। उसके बाद पक्की सड़क बनाई जाए ऐसे इलाकों में। ग्राम पंचायत की एक बिल्डिंग हो, जो शमशान घाट हैं वो प्रॉपर तरीके से हो। जैसे अभी आपको पता होगा कि यूपी के अंदर एक केस हुआ था कि पूरी की पूरी शमशान घाट की बिल्डिंग गिर गई थी और 20 से 30 आदमी वहाँ पर शायद से मर गए थे। तो इस तरीके की जो वीक फैसिलिटी हैं उनको ठीक करा जाए, ठीक है। और हर एक ग्राम पंचायत में एक स्पोर्ट्स ग्राउंड हो। तो देखो, स्पोर्ट ग्राउंड का बनाना ये इस मिशन ग्रामोदय के अंदर इस चीज़ को भी हमें दर्शाता है कि सरकार जो है मध्य प्रदेश की इस मिशन ग्रामोदय को लॉन्च कर कैसे यूथ में एक स्पोर्ट्समैनशिप या फिर खेल कूद की जो प्रक्रिया है उसको गांव लेवल पर भी इंक्रीज़ करना चाहती है, ठीक है, ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रहे और वो लोग अलग अलग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें और आगे बढ़ें, ठीक है, और उसमें करियर भी बनाएं अपना। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी चीज़ का कि अगर गांव जैसी जगह पर ग्राम पंचायत में इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। जो पानी है, और भी ये एक जनरल एम है, जनरल सी बात लिखी हुई है कि जो पानी है वो सप्लाई करा जाएगा हर एक घर में, मध्य प्रदेश के हर एक गाँव में, हर एक घर में नलों की सहायता से, ठीक है। तो अब लोगों को हैंडपम्प या फिर ट्यूबवेल्स या फिर तालाब में नहीं भागना पड़ेगा, ठीक है। और जो मिशन ग्रामोदय के अंदर जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, अगर वो सरकार से अपना मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मतलब क्या कि मतलब जो छोटे एक तरीके से जो गांव के अंदर जो एक स्टार्टअप हैं वो कोई धंधा अपना चलाना चाहते हैं। जैसे मान लो कि कुछ लेडीज़ हैं 12-13, वो अपना सिलाई का बिज़नेस चलाना चाहती हैं, वो लड़कियों को सिलाई सिखाना चाहती हैं। तो अगर उनको इस काम के लिए जो सिलाई मशीनें हैं या कुछ भी चाहिए, उसके लिए पैसा तो चाहिए आपको। तो इस मिशन ग्रामोदय के अंदर ये बोला गया है कि ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको फाइनेंशियली एम्पावर करा जाएगा। कैसे फाइनेंशियली एम्पावर करा जाएगा? इसी एग्जाम्पल को ले लीजिए कि जो लेडीज़ हैं गांव में सिलाई सिखाना चाहती हैं लड़कियों को, और इसके लिए इनको सिलाई मशीनों का खर्चा जो है वो उठाना है। तो सरकार क्या करेगी कि 2% इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करेगी, जो कि काफ़ी कम है, ठीक है। सिर्फ 2% इंटरेस्ट होगा, ठीक है, लोन पर सरकार प्रोवाइड करेगी, और इंटरेस्ट रेट जो चार्ज करा जाएगा वो 2% करा जाएगा, ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एसएचजीज को एम्पावर करा जा सके। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस करा मिशन ग्रामोदय से रिलेटेड। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल तंजानिया, जो कि अफ्रीका का एक देश है, उधर की पहली महिला राष्ट्रपति की नियुक्ति से संबंधित है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि तंजानिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट यानी पहली महिला राष्ट्रपति जो हैं वो कौन है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, यानी सामिया सुलूहू हसन, ठीक है। ये सामिया सुलूहू हसन ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं तंजानिया देश की। अब इस आर्टिकल से आपको बड़े सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला तो यही हो गया कि सामिया सुलूहू हसन जो हैं वो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है तांजानिया की। तांजानिया की ये 6ठी राष्ट्रपति हैं। ये पहली ऐसी फीमेल लीडर बन चुकी हैं जो ईस्ट अफ्रीकन कंट्री हैं। मान लो ये पूरा अफ्रीका है जो, तो ये जो ईस्ट अफ्रीकन ये जो कंट्रीज़ हैं इस साइड वाली, उधर पहली कोई फीमेल लीडर आई हो कंट्री को लीड करने, तो ये किताब इनको मिला है। 61 ईयर्स ओल्ड ये जो हसन है, सामिया सुलूहू हसन सॉरी, इन्होंने राष्ट्रपति का ये जो ऑफिस ये जो संभाला है, प्रेसिडेंटशिप में ये जो आई हैं,
एक प्रेसिडेंट जो थे इनसे पहले वो थे जॉन मगुफुली। उनकी डेथ के बाद इन्होंने प्रेसिडेंटशिप संभाली है। तो ये हैं जॉन मगुफुली, ये रिसेंटली अभी पास हो गए थे, डेथ हो गई थी इनकी, ठीक है। इनके पास अवे होने के बाद, डेथ होने के बाद सामिया सुलूहु हसन ने तांजानिया की प्रेसिडेंटशिप संभाली है, ठीक है। इससे पहले राष्ट्रपति बनने से पहले सामिया सुलूहु हसन जो हैं वो तांजानिया की वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं और तांजानिया की पहली फीमेल वाइस प्रेसिडेंट भी यही थी, ठीक है। तो अगर हम लोग इनकी बात करें सामिया सुलूहु हसन, तो ये फर्स्ट हैं। किस किस चीज़ों में फर्स्ट हैं? ये तांजानिया की फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बन गई हैं और इससे पहले तांजानिया की फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो फीमेल वाइस प्रेसिडेंट थी, ठीक है। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट और फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट का जो खिताब है वो इन्हीं को जाता है, सामिया सुलूहु हसन को। आगे बढ़ने से पहले आप तांजानिया की लोकेशन देख लीजिए। ये अफ्रीका का मैप है, ठीक है, और यहाँ पर है, इतना जो पार्ट आपको दिख रहा है ये तांजानिया है। तो ये इंडियन ओशन को टच करता है, इसका मतलब तांजानिया, ठीक है। और यहाँ पर एक लेक है, लेक विक्टोरिया। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। हम लोग सिर्फ इतने पार्ट पर फोकस करेंगे, ठीक है। इतने पार्ट को मैं जूम कर देता हूँ, ये देखो, ठीक है। ये तांजानिया है, ये लेक विक्टोरिया है यहाँ पर, ठीक है, जो तांजानिया को टच करती है। दूसरी लेक यहाँ पर है लेक तंगनिका, तीसरी है लेक रुकवा, फिर चौथी है लेक न्यासा, ठीक है। ये लेक है और 4 लेक्स हो गई, विक्टोरिया, तंगयिका, रुकवा, न्यासा, ठीक है। और एक और है जो नीचे तक जा रही है, लेक मालावी। इसके अलावा इंडियन ओशन को ये टच करता है। इसका मतलब लैंडलॉर्ड कंट्री नहीं है। लैंडलॉर्ड क्या होती है? जब कोई एक देश है वो हर तरीके से कंट्री से घिरा हो, कोई भी वाटर बॉडी से टच ना करती हो, तो ये लैंडलॉर्ड कंट्री नहीं है, क्योंकि देखो ये वाली जो इसकी ईस्टर्न साइड है ये इंडियन ओशन को टच कर रही है, ठीक है। ऊपर इसके है केनिया, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ज़ैम्बिया और मोजाम्बिक और मालावी, ये सारे देश हैं जो इसको घेरे हुए हैं। और लेक विक्टोरिया, अब आप जब हम ये मैप कर ही रहे हैं तो एक बार लेक विक्टोरिया को आप देख लो। लेक विक्टोरिया आपने ये जो देखी ना, यहाँ से देखो इक्वेटर की लाइन पास हो रही है, ठीक है। इक्वेटर की ये जो 0 डिग्री की जो लाइन होती है ये लेक विक्टोरिया से देखो ये पास हो रही है सीधी बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमने बात करी तांजानिया के बारे में। चलते हैं आगे। हमारा अगला आर्टिकल स्पैरोस से रिलेटेड है, जो कि एक प्रकार की चिड़िया होती है। आपने ये अपने घर के आसपास या फिर बालकनी में या फिर बगीचे में देखी होगी। क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया जाता है, यानी कब ऑब्जर्व करा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, यानी 20 मार्च का जो दिन है वो वर्ल्ड स्पैरो डे के रूप में ऑब्जर्व करा जाता है, सेलिब्रेट करा जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हर साल का जो 20 मार्च का जो दिन होता है वो वर्ल्ड स्पैरो डे के रूप में ऑब्जर्व करा जाता है। ये जो डे है, नॉर्मल सी बात लिखी हुई है कि इस डे का अवेयरनेस ये है कि जो हाउस स्पैरोस और जो दूसरी कॉमन चिड़िया होती हैं जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में हमें देखने को मिलती हैं, उनका जो हैबिटेट है, उनको क्या क्या थ्रेट है और उनको हमें कंजर्व करने की जागरूकता जनता के अंदर फैलानी चाहिए, इसलिए डे ऑब्जर्व करा जाता है। 2021 की जो वर्ल्ड स्पैरो डे की जो थीम है वो ये है, आई लव स्पैरोस, ठीक है। आई लव स्पैरोस, बड़ी प्यारी थीम है ये। देखो 2 सोसाइटीज़ हैं, एक इंडिया की सोसाइटी है जिसका नाम है नेचर फॉरएवर सोसाइटी, एक फ्रांस की सोसाइटी है जिसका नाम है इकोसिस एक्शन फाउंडेशन। इन दोनों सोसाइटीज़ ने, इंडिया और फ्रांस की, अन्य नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर इस डे को शुरुआत करी थी, इस डे की, कि वर्ल्ड स्पैरो डे जैसी कोई चीज़ होनी चाहिए। तो वो इन दोनों सोसाइटीज़ का योगदान है। दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर पहली बार वर्ल्ड स्पैरो डे 2010 में मनाया गया था, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस करा वर्ल्ड स्पैरो डे के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे से रिलेटेड है। तो आपको ये बताना है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे किस दिन ऑब्जर्व कर जाता है, किस दिन मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, यानी 20 मार्च का जो दिन है वो वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के रूप में ऑब्जर्व करा जाता है। तो अगर एम की बात करें कि ये डे ऑब्जर्व क्यों करा जाता है, तो इस डे का मकसद ये है कि ये हाईलाइट करना
कि अच्छी ओरल हेल्थ, अगर आप अपने माउथ को, टीथ को, टंग को अगर आप साफ़ करते हो तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं आपके लिए, इस चीज़ की भी अवेयरनेस फैलाना कि अगर आप इनको साफ़ नहीं रखोगे तो किस प्रकार से आपके दांतों में दर्द हो सकता है या फिर अलग अलग प्रकार से ओरल डिसीज़ आपको लग सकते हैं, जिसकी वजह से आपको माउथ इन्फेक्शंस हो सकते हैं, आपके दांत जो हैं उनमें कीड़े लग सकते हैं। नॉर्मल बातें, मतलब ये जो है इस डे के थ्रू जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए बताई जाती हैं, और आपको किस प्रकार से ओरल हाइजीन को, मतलब अपने मुंह की साफ सफाई को मेंटेन करके रखना होता है, जिसके लॉन्ग टर्म फायदे बहुत हैं। वर्ल्ड ओरल डे एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, इसकी जो थीम है ना, ये सिर्फ इस साल की थीम नहीं है, 3 साल तक लगातार इस थीम को ऑब्जर्व करा जाएगा कॉन्टिन्यूसली, मतलब ये थीम चेंज नहीं होगी। 2021 में भी यही रहेगी, 22 में भी और 2023 में भी, ठीक है। तो ये थीम है बी प्राउड ऑफ योर माउथ। अपने मुंह, टीथ, टंग या माउथ से रिलेटेड जितने भी आपके पास चीज़ें हैं उस पर आप प्राउड फील करें, क्योंकि कई लोगों ने अपनी रॉन्ग हैबिट्स की वजह से इसको सड़ा कर अपने दांत उखड़वा लिए हैं, उनको बड़े सारे इन्फेक्शंस लग पड़े हैं, वो बहुत सारी चीज़ें खा नहीं पाते हैं, उनको दर्द होता है और वो बीमार रहते हैं इसकी वजह से। तो अगर आपके अच्छा माउथ है आपका तो आपको उस पर गर्व होना चाहिए। ये थीम है अगले 3 साल तक के लिए, 2021 से लेकर 23 तक, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे की, ठीक है। अब ये जो डे है, इसका जो श्रेय जाता है कि इस डे को मनाया किसने, तो देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एफडीआई वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन, ठीक है। एफडीआई वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन दुनिया भर के जितने डेंटिस्ट हैं, और डेंटिस्ट जो हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट पिलर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में, कि देखो ना, टीथ को देखने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना, ठीक है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड की जो डेंटिस्ट कम्युनिटी है उसको रिप्रेजेंट करती है ये बॉडी, लीडिंग बॉडी है, मतलब सबसे टॉप की बॉडी है जो दुनिया भर में डेंटिस्ट और डेंटिस्टों की अहमियत को जो बताती है कि डेंटिस्ट हमारी सोसाइटी में क्यों इंपॉर्टेंट है। लोग अपने रॉन्ग फूड हैबिट्स की वजह से खा पी कर रात को ब्रश कर नहीं सोना, अपने मुंह माउथ की हाइजीन को मेंटेन नहीं करके रखना, जब इससे लोग जूझते हैं, परेशान होते हैं, तो डेंटिस्ट किस प्रकार से उनकी सहायता करने आते हैं। तो डेंटिस्ट की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए ये एक बॉडी है एफडीआई वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन। तो देखो यही लिखा हुआ है, ये एक वर्ल्ड लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिप्रेजेंट करती है डेंटल प्रोफेशन को, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने बात करी वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के बारे में, जिसको 20 मार्च को ऑब्जर्व करा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के बारे में है। क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ये जो दिन है, इसको कब मनाया जाता है। वीडियो को पॉज करके इसका आंसर सोचिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, यानी 20 मार्च का जो दिन है वो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के रूप में ऑब्जर्व करा जाता है। कुछ जर्नल एस्पेक्ट्स इस टॉपिक से रिलेटेड, हर साल का जो 20 मार्च का जो दिन है वो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के रूप में ऑब्जर्व करा जाता है। ये दिन ये मानता है कि हैप्पीनेस जो है वो हर एक इंसान के जीवन का एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, और सभी इंसानों को हंसी और खुशी से जीवन बिताने का अधिकार है। 2021 की जो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की जो थीम है वो है कीप काल्म, स्टे वाइज, बी काइंड, ठीक है। विनम्र रहिए, बुद्धिमत्ता से जीवन बिताइए और शांत रहिए, ठीक है। और यही आपको हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाएगा। यू विल बी हैप्पी ऑल थ्रू आउट योर लाइफ। और वैसे भी आपको खुश रहना चाहिए, हर चीज़ का बर्डन ठीक नहीं होता। खुश अगर आपको देखो रहना है तो उसका एक मैं तरीका बताता हूँ। आपको अपने ऊपर ज़्यादा वर्क करना चाहिए, और उसके लिए टेक्निक होती है, आपको मेडिटेशन करनी चाहिए रोज़ 10 से 15 मिनट की। और आप आने वाले 2 से 2.5 महीने के अंदर ऐसे रिमार्केबल चेंजेस आप पाओगे अपने अंदर, अगर आप कॉन्टिन्यूसली मेडिटेशन को फॉलो करते हो, जिसकी वजह से आपको इनर हैप्पीनेस होगी। आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स पे या दूसरे पर्सन्स पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा अपनी हैप्पीनेस के लिए। खैर, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो ये जो दिन है 2013 से लगातार मनाया जा रहा है, ठीक है। और ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जैसा कोई दिन होना चाहिए, इसको सबसे पहले डिक्लेयर करा गया था 12 जुलाई 2012 में। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस होना चाहिए। 20 मार्च का ये जो दिन है इसको मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के रूप में। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा NCPOR के बारे में है, यानी नेशनल सेंटर फॉर
पोलर एंड ओशनिक रिसर्च। आपको ये बताना है ये जो सेंटर है द नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशनिक रिसर्च, ये कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में सिचुएटेड है, कहाँ पर लोकेशन है इसकी। इसका करेक्ट आंसर है ए, ये गोवा में लोकेटेड है। न्यूज़ में क्यों आया ये आर्टिकल? इस आर्टिकल का कंटेक्स्ट देखो ये है, सरकार ये प्लान कर रही है ये जो हिमालयन ग्लेशियर्स हैं, मतलब बर्फ़ से ढकी हुई हिमालय की ये जो चट्टानें हैं, सरकार एयरबोर्न रडार सर्वे इनका करना चाहती है। यानी होगा क्या, मान लो ये एक प्लेन है जो कि हाइट पर यहाँ पर उड़ने के लिए भेजा जाएगा, उस प्लेन के नीचे वाली साइड पर एक रडार सेंसर लगाया जाएगा जो कि इन पहाड़ियों के ऊपर, चट्टानों के ऊपर गिरेगा जो बर्फ़ से ढके हुए हैं। ये रडार सेंसर कुछ रेडिएशन भेजेगा जो कि इन चट्टानों से टकराएंगी और वो रेडिएशन फिर रिफ्लेक्ट बैक होंगी। ठीक है, इस रिफ्लेक्शन बैक में प्लेन को कुछ हिंट मिलेंगी। क्यों करा जा रहा है इस तरीके का सर्वे? ताकि हिमालयन ये जो ग्लेशियर्स हैं इनकी थिकनेस को एस्टिमेट करा जा सके कि ये कितने मोटे हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या ये पहले से कमज़ोर हुए हैं, बर्फ़ जो जितने ये पिछले 10 साल में या फिर 100 साल में बर्फ़ से ढकी हुए थे, क्या बर्फ़ की मात्रा यहाँ पर कम हुई है। तो इस तरीके से कि क्लाइमेट का इम्पैक्ट हिमालय के ऊपर क्या हुआ है, उस रिसर्च को स्टडी करने के लिए ये एयरबोर्न रडार सर्वे यहाँ पर हिमालय की चोटियों में कंडक्ट करा जा रहा है। किसकी मदद से? इस नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशनिक रिसर्च सेंटर की मदद से, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है गोवा के अंदर। तो देखो यही कंटेक्स्ट है। 19 मार्च 2021 को हुआ क्या, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, उन्होंने लोकसभा को इन्फॉर्म करा कि सरकार ये प्लान कर रही है कि एयरबोर्न रडार सर्वे कंडक्ट करे जाएं हिमालयन ग्लेशियर में। प्लेन की मदद से हिमालयन ग्लेशियर्स को स्टडी करा जाए रडार सेंसर्स की मदद से। किस लिए? ताकि हिमालयन ग्लेशियर्स की थिकनेस को, मोटापे को मेजर करा जा सके कि पिछले कुछ सालों में क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या बर्फ़ जो है हिमालयन ग्लेशियर्स में कम हुई है। पहला जो डेमो सर्वे कंडक्ट करा जाएगा, मतलब पायलट स्टडी जो कंडक्ट करी जाएगी, वो हिमाचल प्रदेश में एक जो चोटियां हैं पहाड़ों की, लाहौल स्पीति बेसिन, वहाँ पर कंडक्ट करी जाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने लोकसभा को बीइंग एनवायरमेंटल मिनिस्टर ये भी इन्फॉर्म करा कि इस तरीके का पहला सर्वे कंडक्ट करने के बाद सरकार जब हिमालयन ग्लेशियर्स में ये सर्वे कंडक्ट कर लेगी, उसके बाद सरकार का ये प्लान है कि इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के जो रिवर बेसिन सिस्टम है वहाँ पर भी इस तरीके का एरियल रडार सर्वे कंडक्ट करा जाएगा सरकार के द्वारा। अगर हम लोग बात करें कि ग्लेशियर्स का सर्वे करने की सरकार को ज़रूरत ही एकदम से क्या आन पड़ी, तो उसका ये रीज़न है कि ग्लेशियर्स के ना बहुत सारी सिग्निफिकेंसेस होती हैं ग्लेशियर की, स्पेशली इंडिया के रिवर सिस्टम में। ग्लेशियर में देखो होता क्या है कि ग्लेशियर में सबसे पहले तो आप ये याद रखना कि ग्लेशियर में फ्रेश वाटर की जो मात्रा है वो काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, मतलब ग्लेशियर जो होते हैं उनमें फ्रेश वाटर पाया जाता है। ठीक है, और इन फ्रेश वाटर की वजह से इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में रहने वाले जो लोग हैं, और आपको पता है कि प्लेन रीजन में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स होते हैं वर्ल्ड के। तो हमारे इंडिया में जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है वहाँ पर लगभग 500 मिलियन लोगों को जीने का साधन, मतलब जीने का साधन यहाँ पर क्या, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करने का काम करते हैं ये ग्लेशियर्स हमारे देश में। दूसरा क्या है कि स्ट्रेटजिक और एनर्जी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? जैसे मतलब मान लो ये एक ग्लेशियर है, ये चोटियाँ हैं पहाड़ों की, यहाँ से जो पानी है वो बहकर आएगा और ये प्लेन रीजन में पहुँचा, जो प्लेन्स हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या, अगर जहाँ पर ये पानी आ रहा है पहाड़ों से खिसकता हुआ, आपने इस जगह पर कोई एक डैम या कुछ बनाकर वहाँ पर टरबाइंस ऐसे बना दिए। ये टरबाइन जब पानी इन पे पड़ेगा, ये टरबाइंस जब ऐसे घूमेंगे तो इससे इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन हो सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए इन ग्लेशियर्स की इंपॉर्टेंस है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्लेशियर्स एनर्जी सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, बिजली के उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा सहायक साबित हो सकते हैं। जो ये सेंटर था नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशनिक रिसर्च, ये जो सेंटर है NCPCOR, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर आता है और यही ये सर्वे कंडक्ट करने जा रहा है हिमालयन ग्लेशियर्स के अंदर। ये जो सेंटर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, गोवा में लोकेटेड है। गोवा में देखो एक जगह है, जगह का नाम है वास्को डी गामा।
गोवा के अंदर, वहाँ पर ये सेंटर लोकेटेड है। ठीक है, ये वाली अगर आप इमेज देखो, एक मिनट, ये तो ये जो सेंटर है ये वास्को डी गामा गोवा में लोकेटेड है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने ये भी बताया कि देखो प्लेन की मदद से तो देखो एयरबोर्न रडार सर्वे कंडक्ट हो जाएंगे, अब ज़मीन पर भी जैसे मतलब मान लो ये पहाड़ की चोटियों के पास एक मशीन लेकर जाई जाएगी, ये पहाड़ बना हुआ है ग्लेशियर, उसके फुट हिल्स पर एक मशीन लेकर जाई जाएगी जिसको कहा जाता है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, ताकि ग्लेशियर्स की डेप्थ को आंका जा सके। ठीक है, कुछ इस तरह के डिवाइसेस होते हैं, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार GPR। ठीक है, इसके नीचे कुछ स्टैंडर्ड्स लगे होते हैं, जैसा कि आप ये देखो, एक मिनट, यहाँ पर ये वेव्स भेजेगा ज़मीन के अंदर और ये रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, जैसे कि मैंने आपको प्लेन से बताया था कि जैसे मतलब प्लेन के नीचे भी इस तरीके के रडार लगे होंगे जो कि नीचे सिग्नल्स भेजेगा और वो सिग्नल रिफ्लेक्ट बैक होंगे, तो हमें हाइट पता लगेगी और ऐसे कितनी डेप्थ है, तो ऐसे ग्राउंड बेस्ड, ठीक है, ग्राउंड बेस्ड रडार सर्वे यूज़ करे जाएंगे। तो ये जो GPR ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जो होंगे, इसको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यूज़ दिया जाएगा ये स्टडी कंडक्ट करने के लिए। और जो इसरो है, इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो रिमोट सेंसिंग मेथड्स का यूज़ करेगी। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक मेथड्स यूज़ हो रहे हैं इस हिमालयन ग्लेशियर्स की थिकनेस को मेंटेन करने के लिए, जैसे एयरबोर्न रडार सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और इसरो के द्वारा रिमोट सेंसिंग मेथड्स। ठीक है, ताकि हिमालयन ग्लेशियर्स की हाइट को नापा जा सके। अब इतना ज़्यादा साइंटिफिक बेसिस पे ये जो स्टडी कंडक्ट करी जा रही है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि इसका यूज़ ही क्या है। तो देखो, आपको याद होगा फरवरी 2021 की बात है, जब उत्तराखंड में ऋषि गंगा रिवर में जो गांव थे, ये जो गांव है रेनी गांव, यहाँ पर ग्लेशियर आउटबर्स्ट हुआ था, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो अगर ग्लेशियर के बारे में हमारे पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन होती, सही प्रकार से साइंटिफिक एविडेंसेस होते, तो इस प्रकार के डिजास्टर को अवॉइड करा जा सकता था। नियर बाय फ्यूचर में इस तरह के किसी भी प्रलय को टाला जा सके, उसके इसलिए ये स्टडी कंडक्ट करी जा रही है। दूसरी बात यह है कि इंडिया की धज्जियाँ उड़ी थी एक क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में। ये एक इंडेक्स होता है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इस पे इंडिया को 20वां स्थान प्राप्त हुआ था और ये 20th रैंक मिलना ये है कि ये दर्शाता है कि इंडिया एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जहाँ पर आते हैं जिन देशों में, उन देशों में से एक ऐसा देश है इंडिया जहाँ पर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आते हैं। तो ये इंडिया को मोस्ट वल्नरेबल कंट्री बनाता है, मतलब सबसे ऐसी मतलब कुल मिलाकर इंडिया की गिनती उन देशों में से होती है, उन खास करके मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़ में से होती है जहाँ पर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आते हैं और सरकार के पास कोई इंतज़ाम पहले से नहीं होते हैं और सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा सकते हैं अगर ऐसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आ जाएं। इंडिया का प्रिपेयर्डनेस जो सिनेरियो है कि इंडिया पहले से डिजास्टर को लेकर कितना प्रिपेयर्ड रहता है, उसमें इंडिया की धज्जियाँ उड़ी थी इस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में, जिसमें इंडिया को 20वां स्थान प्राप्त हुआ था। तो ये है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। इसको पब्लिश कौन करता है? जर्मन वॉच ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें इंडिया को, ये देखो जर्मन वॉच ऑर्गेनाइजेशन, इसमें इंडिया को 20th रैंक मिली थी इस इंडेक्स में, जो कि इंडिया को बनाता है मोस्ट वल्नरेबल कंट्री। अगर कोई भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अगर आते हैं तो इंडिया में ये कहा जा सकता है इस इंडेक्स के बदौलत कि इंडिया के लोग ऐसे किसी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में हज़ारों की संख्या में अपनी जान गंवाएंगे, क्योंकि इंडिया के पास जो प्रिपेयर्डनेस सिनेरियो है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने हिमालय ग्लेशियर्स में होने वाली साइंटिफिक स्टडी के बारे में पढ़ा और उसके साथ जुड़े कई सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी जाने। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा प्रिट्जगर आर्किटेक्चर प्राइज़ 2021 से रिलेटेड है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन देखो ये है, किसने अभी 2021 का जो प्राइज़ है जिसका नाम है प्रिट्जगर आर्किटेक्चर प्राइज़, ये जीता है 2021 का। तो ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं, आप आइडेंटिफाई करिए सही ऑप्शन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, यानी ए और बी दोनों ने जीता है। एनी लैकटन और जॉन फिलिप वेसाल, तो मिस्टर वेसाल और मिस लैकटन दोनों ने इस प्राइज़ को जीता है मिलकर कंबाइंडली।
तो जैसा कि इस अवार्ड के नाम से ही जाहिर है, ये जो अवार्ड है किसी आर्किटेक्चर फील्ड में दिया जाता है। ये जो दोनों पर्सन्स हैं, मिस एनी लैकटन एंड मिस्टर जीन या फिर जॉन फिलिप वेसल, आप जो मर्जी कह लो, ये दोनों फ्रांस कंट्री से रिलेटेड हैं या फ्रेंच आर्किटेक्ट्स हैं और एजुकेटर्स हैं। इनको सिलेक्ट करा गया है कि इस अवार्ड से इनको नवाजा जाएगा। ये जो प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज़ होता है, ये आर्किटेक्चर की फील्ड में सबसे बड़ा सम्मान होता है पूरे विश्व का, ठीक है। अब ये जो लेडी है ना, ये एनी लैकटन, लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको दिख रही हैं, इनके बारे में दो इंपॉर्टेंट बात है कि इस प्राइज़ को जीतने वाली अभी तक, जब से प्राइज़ इस्टेब्लिश हुआ था 1979 में, जिसको प्रिट्जकर फैमिली ने, मतलब एक प्रिट्जकर परिवार था शिकागो के अंदर, उसने इस प्राइज़ को स्टार्ट करा था अपनी एक संस्था के माध्यम से। उस संस्था का नाम था हयात फाउंडेशन। 1979 में इस प्राइज़ की शुरुआत हुई थी। तो राइटर ये हमसे ये आर्टिकल जो लिख रहे हैं वो हमें ये बताते हैं कि 1979 में जिस दिन से, जिस ईयर से ये प्राइज़ इस्टेब्लिश हुआ था, उस दिन से छठी महिला बन गई हैं मिस एनी लैकटन, और ये फ्रांस की पहली ऐसी फ्रेंच फीमेल आर्किटेक्ट बन गई हैं जिन्होंने प्राइज़ जीता हो, ठीक है। तो अभी तक जब से प्राइज़ स्टार्ट हुआ है वो छठी वुमेन और फ्रांस कंट्री में पहली महिला जिन्होंने ये प्राइज़ जीता हो, ठीक है। तो ये हमने छोटी सी इंफॉर्मेशन डिस्कस करी प्रिट्जकर प्राइज़ 2021 के बारे में। मिस लैकटन और मिस्टर वैसाल ने ये वाला प्राइज़ जीता है 2021 के लिए। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा नीदरलैंड्स के नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में है। क्वेश्चन ये है कि 2021 में होने वाले इलेक्शंस में नीदरलैंड में सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट्री वोट्स और सीट्स किसको मिली। तो ये आप काट देना, ये क्वेश्चन गलत है, डेनमार्क नहीं है, यहाँ पर बात हो रही है नीदरलैंड्स की, ठीक है। तो नीदरलैंड्स में होने वाले इलेक्शन में कौन से पर्सन को सबसे ज़्यादा सीटें मिली और वो नीदरलैंड्स के पीएम बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, मार्क रूटे। मार्क न्यूटे नए प्रधानमंत्री बने हैं नीदरलैंड्स के। तो इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर हम लोग जानें तो नीदरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क र्यूटे, इनकी पार्टी का नाम है पीपल्स पार्टी फॉर फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। इनको 2021 में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में सबसे ज़्यादा सीटें मिली इनकी पार्टी को। ये नीदरलैंड्स के, ये 2021 में ऐसा चौथी बार होगा कि ये प्राइम मिनिस्टर की शपथ ग्रहण करेंगे। और इसी के साथ जब ये चौथी बार नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो मिस्टर र्यूटे यूरोप के अभी तक के सबसे ज़्यादा लंबे सर्व करने वाले लीडर में से एक होंगे। मतलब पूरे यूरोप में 2010 अक्टूबर के महीने से लगातार ये चौथी बार इस बार ही प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ठीक है। एक कंट्रोवर्सी हो गई थी इनकी सरकार को लेकर। तो इस साल के शुरुआती दौर में 15 जनवरी 2021 को मिस्टर र्यूटे, जो उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे ऑलरेडी, तो उन्होंने क्या करा था, इनको छोड़कर इनकी पूरी कैबिनेट ने अपना रेजिग्नेशन ऑफर करा था। क्यों? एक चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम था नीदरलैंड्स का, उसमें फ्रॉड पाया गया था। ऑपोजिशन पार्टी ने गंभीर रूप से आरोप लगाए थे इनकी पार्टी के ऊपर, पीपल्स पार्टी फॉर फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी वीवीडी के ऊपर, कि चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम और फंड से इन्होंने, चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम के फंडिंग में इन्होंने फ्रॉड कराया इनकी पार्टी ने। तो इसकी वजह से मिस्टर र्यूटे का जो पूरा कैबिनेट था उन्होंने अपना रेजिग्नेशन ऑफर करा था। लेकिन उसके बाद भी जब अभी इलेक्शंस हुए तो ये और इनकी पार्टी दोबारा जीत कर आए। नीदरलैंड्स की अगर हम लोग बात करें तो नीदरलैंड्स की कैपिटल है एम्स्टर्डम और यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है यूरो। तो ये आर्टिकल में हमने बात करी मिस्टर र्यूटे के बारे में, जो हाल ही में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री बने हैं। चौथी बार ये लगातार नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री बने हैं और इसी के साथ ये यूरोप के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं अभी तक के। अक्टूबर 2010 में पहली बार ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा एक रिपोर्ट के बारे में है जिसका नाम है इंडिया ऐप मार्केट स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2021। क्वेश्चन देखिए ये है कि इंडिया ऐप मार्केट स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग टोटल ऐप जो डेवलपर्स हैं जो हिंदुस्तानी हैं एंड्रॉयड पे, मतलब कहने का मतलब ये है जैसे एंड्रॉयड सिस्टम है ये, उस पर जो भी ऐप्स हैं 10,000, 20,000, 5,000 जितनी ऐप्स हैं, तो उन टोटल ऐप्स में से ऐसी कितनी ऐप्स हैं जो हिंदुस्तानियों ने बनाई है, मतलब इंडियंस ने बनाई है, ऐसी कितनी ऐप्स हैं।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, यानी सिर्फ 5% ऐप्स ही ऐसी हैं जो हिंदुस्तानियों के द्वारा बनाई गई हैं। तो ये वाली बात जो है ये कोट करी थी मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद जी ने लोकसभा को 18 मार्च 2021 में। देखो ये जो इतनी बड़ी आपको इन्फॉर्मेशन पूरी दिख रही है ना, ये सब बकवास है, आपको पढ़नी नहीं है, जस्ट बिकॉज वहाँ पर लिखी हुई थी तो हम लोगों ने इसको वहाँ से निकाल लिया। टोटल आर्टिकल में से सिर्फ आपको बस यहाँ पर एक चीज़ जाननी है कि इंडिया ऐप मार्केट स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2021 ये कहती है टोटल एंड्रॉयड में जितनी ऐप्स अवेलेबल होती हैं उसमें से सिर्फ 5% ऐसी ऐप्स हैं जो हिंदुस्तानियों द्वारा डेवलप करी गई है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए सरकार का ये एक प्लान है कि सरकार अपना खुद का एक बनाया हुआ एक ऐप स्टोर डेवलप करना चाहती है जिसका नाम होगा मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। तो ये सरकार का प्लान है। ये देखो, इस मोबाइल सेवा ऐप स्टोर के माध्यम से सरकार वो ऐप्स बनाना चाहती है जो ये दिखाएगी एंड्रॉयड सिस्टम पर कि हिंदुस्तानियों द्वारा भी कोई ऐप्स बनाई गई है। इसका जो पूरा का पूरा डेटा सिस्टम और जो रहेगा वो कंट्री में ही सुरक्षित रहेगा सारा का सारा। और इंडियंस को इनकरेज करेगी सरकार, प्राइवेट इंडस्ट्री को भी और खुद भी अपना एक ये वैसे तो एक गवर्नमेंट पोर्टल होगा जो मोबाइल सेवा ऐप होगी, ये सरकार द्वारा बनाई गई एक ऐप होगी, लेकिन सरकार इस ऐप की मदद से प्राइवेट इंडस्ट्री या फिर प्राइवेट ओनर्स को भी इनकरेज करना चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐप बनाओ। सरकार का एम गवर्नमेंट प्राइवेट और ये सब नहीं है, सरकार का एम ये है हिंदुस्तानियों की ज़्यादा से ज़्यादा ऐप होनी चाहिए एंड्रॉयड सिस्टम पर। तो जब ये ऐप सिस्टम लॉन्च होगा ना तो सरकार का देखो ये एम है कि मोबाइल सेवा ऐप स्टोर्स पे सरकार अलग अलग डिफरेंट फील्ड्स और कैटेगरीज में लगभग इनिशियली 965 लाइव ऐप्स को लॉन्च करेगी और धीरे धीरे कर सरकार प्राइवेट प्लेयर्स को भी इनकरेज करेगी कि वो लोग भी ऐप्स बनाएं। सरकार का मकसद ये है कि इंडियंस का कंट्रीब्यूशन बढ़े इन द ऐप मेकिंग फील्ड। जो वेरियस ऐप्स होती हैं एंड्रॉयड सिस्टम पर तो उसमें हिंदुस्तानियों का योगदान बढ़े, इंडियंस खुद भी अपनी ऐप्स बनाएं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ।